हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। उच्चतम न्यायालय का ये पार्ट फर्स्ट है। सेकंड पार्ट में हम प्रश्नोत्तरी के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से संबंधित एक भी क्वेश्चंस है वो बाहर नहीं जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर फिर भी कुछ रह गया है तो हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पढ़ लेंगे और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम उच्चतम न्यायालय के टॉपिक के कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे। हालांकि इसमें है ये कि मैंने इसमें जो टॉपिक लिया है उच्चतम न्यायालय, इससे संबंधित जो भी तथ्य हैं वो विस्तार से मैंने नहीं लिखे हैं, तो आप समझ लेना। सबसे पहले हम देखते हैं उच्चतम न्यायालय की स्थापना। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। लेकिन इसकी प्रथम बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी। याद रखिए, दोनों कंसेप्ट याद रखने हैं आपको कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना 28 जनवरी इसकी प्रथम बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी। अब आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा करती है। ये तो सबको पता है कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा करती है, लेकिन ये लगभग 10% ऐसे भी छात्र हैं जिनको ये नहीं पता कि उच्चतम न्यायालय उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का भी निपटारा करती है। तो उच्चतम न्यायालय है वो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा करती है। अब हम देखते हैं, जैसा कि मैंने कहा तथ्य मैंने क्रम में नहीं रखे हैं तो हम पढ़ लेते हैं, हमें तो याद होना ज़रूरी होता है। तो अनुच्छेद 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अब ये अभिलेख न्यायालय से क्या तात्पर्य है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिक्स वैसे ही है जैसे कि हिंदी है। फ़र्क क्या है? फ़र्क है शब्दों का। जैसे कि यहाँ पे नाम है अभिलेख, तो अभिलेख से तात्पर्य क्या है? अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अन्य न्यायालय को मान्य होंगे, इसी को ही अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। तो अनुच्छेद 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अन्य न्यायालयों को मान्य होंगे, इसी को अभिलेख न्यायालय कहते हैं। तो 3 बातें याद रखनी है आपको। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 129 में। दूसरा ये, क्या सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है? जी हाँ। और तीसरी बात ये कि अभिलेख न्यायालय से क्या तात्पर्य है? तो अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अन्य न्यायालय को मान्य होंगे। तो ये भी आ सकता है कि अभिलेख न्यायालय क्या है, तो आपको सब याद रखना है। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों तथा उनके व्यय का उल्लेख इसमें है, अनुच्छेद 131 में है। यानी अनुच्छेद 131 में क्या है? अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और उनकी व्यय का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों तथा उनके व्यय का उल्लेख किसमें है?
अनुच्छेद 131 में है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 2008 में 31 न्यायाधीश थे अन्य। तो इस तरह से आप इस कंसेप्ट को याद रख सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों तथा उनके वेग का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 131 में है। आगे देखिए, अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय के आधिकारिकता में वृद्धि का उल्लेख करता है। यानी उच्चतम न्यायालय के जो अधिकार हैं उनमें वृद्धि की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के अधिकारों में समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्रपति के परामर्श से अनुच्छेद 138 में वृद्धि की जा सकती है। मैंने क्या कहा यहाँ पे? राष्ट्रपति के परामर्श से। संसद का परामर्श आवश्यक नहीं है यहाँ पे। राष्ट्रपति के परामर्श से न्यायालय की आधिकारिकता में वृद्धि की जा सकती है अनुच्छेद 138 के तहत। आगे देखिए, अनुच्छेद 137 निर्णय आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय जो उच्च न्यायालयों को निर्णय देती है, उच्च न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय को निर्णय देती है उसका पुनर्विलोकन कर सकता है। यानी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर फिर से विचार कर सकती है उच्चतम न्यायालय। इसका उल्लेख अनुच्छेद 137 में है। तो अनुच्छेद 137 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 137 के तहत निर्णय आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा ही लिखा आएगा, ये बुक से लिया हुआ है मैंने, एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है। डायरेक्ट ऐसा ही लिखा आएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं समझाने के लिए कह देता हूँ कि उच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं उन पर पुनर्विलोकन करेगी, अर्थात फिर से देखेगी। विलोकन का मतलब होता है देखना। हिंदी आप समझते हो तो विलोकन का मतलब है देखना और पुनः का मतलब पुनः देखना। अगला है अनुच्छेद 124 124। तो अनुच्छेद 124 क्या कहता है कि सांसद विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। जो सांसद है वो विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या सांसद नहीं, यहाँ पे संसद है, ठीक है। संसद है वो विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। और राष्ट्रपति परामर्श दे तो न्यायाधीशों के, उच्चतम न्यायाधीश के या अन्य न्यायाधीशों के कार्य क्षेत्रों में, अधिकारिकता में, शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। और संसद क्या कर सकती है? न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या नहीं बढ़ाता, बल्कि संसद बढ़ाती है अनुच्छेद 124 के तहत। अगला देखिए, अनुच्छेद 124(1) क्यों लिखा है? क्योंकि अनुच्छेद 124 तो उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय का गठन होता है, जबकि अनुच्छेद 124(1) यहाँ पे ए कर लेना, कैपिटल ए नहीं करना है, शॉर्ट ए करना है, छोटा वाला ए। तो अनुच्छेद 124(1) या अनुच्छेद 124(a) छोटा वाला ए, उच्चतम न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश से मिलकर बना होगा। उच्चतम न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश से मिलकर बना होगा। अनुच्छेद 124 छोटा वाला ए, स्मॉल लेटर वाला ए। आगे देखिए, अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों, अनुच्छेद 134 दीवानी मामलों, अनुच्छेद 134 फौजदारी मामलों से संबंधित है। देखिए ये सही नहीं है एक प्रकार से। क्यों? क्योंकि फौजदारी मामले अनुच्छेद 134 में है, सही है। दीवानी मामले अनुच्छेद 133 में है, सही है। अनुच्छेद 132 में संवैधानिक मामले हैं, सही है।
लेकिन ये तो किसी के अंतर्गत, किसी अनुच्छेद के अंतर्गत लिखी गई बातें हैं। जैसे फौजदारी मामले नहीं होगा, अनुच्छेद 134 में बात तो कुछ और है, लेकिन उस बात में फौजदारी मामले दिया हुआ है, इसलिए फौजदारी मामले 134 में माना है। अनुच्छेद 133 में मूल बात कुछ और है, लेकिन उस मूल बात में दीवानी मामलों के बारे में बात की गई है, इसलिए यहाँ पे दीवानी मामले दे दिया है मैंने। और अनुच्छेद 132 में मूल बात कोई और है, लेकिन उसमें संवैधानिक मामला तथ्य दिया हुआ है छोटा सा, तो मैंने ये संवैधानिक मामला इस प्रकार से लिखा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि दीवानी मामलों के बारे में, दीवानी मामलों से संबंधित जो फैसले होते हैं अनुच्छेद 133 में होते हैं। अब देखिए संवैधानिक मामले क्या होते हैं। संवैधानिक मामले वे होते हैं जो संविधान के मामलों से संबंधित होते हैं। दीवानी मामले क्या होते हैं, जैसे कि दीवानी मामले जैसे ज़मीन जायदाद से संबंधित, संपत्ति से संबंधित मामले होते हैं, वो दीवानी मामलों के अंतर्गत आते हैं। बंटवारे से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, ज़मीन जायदाद, ये दीवानी मामले हैं। जबकि फौजदारी मामले हत्या, बलात्कार, शोषण, ये फौजदारी मामलों से संबंधित हैं। तो संवैधानिक मामले 132, दीवानी मामले 133 और फौजदारी मामले 134 याद रखना है। आगे है अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय के स्थान का उल्लेख किया गया है। देखिए मैं अनुच्छेद 130 विस्तार से समझाऊंगा आपको। उच्चतम न्यायालय दिल्ली, नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय होगा, नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 130 में दिया हुआ है। उच्चतम न्यायालय का उच्चतम न्यायालय की बैठक अन्य स्थान पर भी बुलाई जा सकती है। जैसे एक बार कलकत्ता में बुलाई गई थी, तो अनुच्छेद 130 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की बैठक अन्य स्थान पर भी बुलाई जा सकती है, ये भी याद रखना है। अब देखिए उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, केंद्र राज्य के बीच विवाद, राज्यों एवं राज्यों के बीच विवाद का भी निपटारा करती है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या करती है उच्चतम न्यायालय? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के बीच विवाद, और 3 नंबर केंद्र प्लस राज्य बराबर राज्य और राज्यों के बीच विवाद का भी निपटारा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो पूछा जा सकता है कौन सा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता? केंद्र राज्यों के बीच विवाद, राज्य और राज्यों के बीच विवाद, या केंद्र राज्य प्लस राज्य राज्यों के बीच विवाद, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। आगे देखिए अनुच्छेद 131 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार दिए हुए हैं। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होंगे। ये किस में है? अनुच्छेद 131 के तहत हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं ये संसद से संबंधित हैं, और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार केंद्र और राज्य से संबंधित हैं, याद रखिए। अगला है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 अगर वित्तीय आपातकाल लागू हो तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन में कटौती की जा सकती है। अगर अनुच्छेद क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन में कटौती की जा सकती है? जी हाँ, लेकिन तब जब अगर वित्तीय आपातकाल लागू हो। तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत अगर वित्तीय आपातकाल लागू हो तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन में कटौती कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। हाँ, बढ़ाई जरूर जा सकती है कभी भी। और बढ़ाई कब जाएगी? संसद के अनुसार। अनुच्छेद 128 में क्या है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कार्यभार की अधिकता के कारण। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पास अगर कार्य ज़्यादा हो जाए, अगर उनके पास ज़्यादा केस आ जाए, तो उस वक्त
सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। और कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश ही करता है, राष्ट्रपति नहीं करता है। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत, अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति है। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के कार्यभार में अधिकता हो जाती है, कार्यभार अधिक हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है अनुच्छेद 128 के तहत। अगला देखिए अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। प्रक्रिया 3 गणपूर्ति। गणपूर्ति को कोरम भी कहते हैं। क्या है ये गणपूर्ति कोरम? अनुच्छेद 127 में कहा गया है कि तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जा सकती है। किस द्वारा? 3 गणपूर्ति द्वारा, यानी 3 न्यायाधीश हैं, वो कह देंगे ठीक है कर दो चाहे, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 3 अन्य न्यायाधीशों से सलाह लेगा, सलाह मशवरा करके तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश ही करता है 3 अन्य न्यायाधीशों की गणपूर्ति द्वारा। लेकिन अगर गणपूर्ति ना हो तो क्या होगा? अगर गणपूर्ति ना हो तो भी न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, वो तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 126 मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अब देखिए तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश करता है, जबकि मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अनुच्छेद 126 के तहत मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति? मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 126 के तहत की जाती है। 126 के तहत मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा कैसे हटाया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को महाभियोग द्वारा कैसे हटाया जाता है? देखिए लोकसभा एवं राज्यसभा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य मिलकर हटाते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य हैं वो मिलकर हटाते हैं। किस तरह से हटाते हैं कि लोकसभा के 50 सदस्य, लोकसभा के 50 सदस्य एवं राज्य, पहले हम शुरू से देख लेते हैं कैसे होती है ये, कि लोकसभा के राज्यसभा के, मान लीजिए किसी भी कोर्ट में रख दिया, महाभियोग किसी भी कोर्ट में किसी भी सदन में रख सकते हैं, महाभियोग किसी भी सदन में रख सकते हैं। और मान लीजिए राज्यसभा में सबसे पहले महाभियोग आया, तो राज्यसभा के 50 सदस्य हैं वो सभापति को एक लिखकर आवेदन देंगे, लिखकर देंगे कि हम महाभियोग लगा रहे हैं। अगर राज्यसभा का सभापति अगर इनकार कर दे, राज्यसभा का सभापति इनकार कर दे कि इस पर कोई बहस नहीं होगी, कोई महाभियोग नहीं होगा, तो वह वहीं रद्द हो जाता है। और अगर मान ले अगर 50 सदस्य अगर राज्यसभा के सभापति को लिख कर देते हैं और सभापति कह देता ठीक है महाभियोग लगाया जाए, तो फिर क्या होता है कि 2/3 बहुमत से बहुमत होता है, 2/3 सदस्यों द्वारा बहुमत होता है। फिर वो बहुमत लोकसभा के पास भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? लोकसभा के पास भेजा जाता है। फिर लोकसभा के 100 सदस्य, फिर लोकसभा के 100 सदस्य, फिर लोकसभा के फिर लोकसभा के 2/3 सदस्य बहुमत पारित करते हैं और फिर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर द्वारा महाभियोग के जरिए न्यायाधीश को हटा दिया जाता है। तो एक बार हम फिर से पढ़ते हैं, मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाया, अब मैं समझाता हूँ।
महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा के 50 सदस्य हैं वो लिखकर राज्यसभा में लाया जा सकता है तो राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा मान लीजिए राज्यसभा में लाया गया है तो राज्यसभा के 50 सदस्य सभापति को लिख कर देंगे कि हम महाभियोग ला रहे हैं, तो फिर 2/3 बहुमत होता है, 2/3 सदस्यों द्वारा, 2/3 सदस्यों द्वारा बहुमत होता है। बहुमत होने के बाद वो लोकसभा के पास भेजा जाता है। लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है फिर राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटा दिया जाता है। देखिए, इससे पहले एक कमेटी बिठाई जाती है। मान लीजिए राज्यसभा में सबसे पहले महाभियोग आया तो राज्यसभा में एक कमेटी बिठाई जाएगी, त्रिसदस्यीय कमेटी, 3 सदस्य होंगे उसमें। वो 3 सदस्य राज्यसभा को रिपोर्ट देंगे कि ये महाभियोग पारित हो गया है। तो फिर क्या होता है कि राज्यसभा का अगर सभापति मना भी कर सकता है और स्वीकार भी कर सकता है। तो इस प्रकार से महाभियोग लगाया जाता है, फिर लोकसभा के पास भेजा जाता है। तो कहने का मतलब है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के 2/3 सदस्य द्वारा अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति के साइन से हटा दिया जाता है। अगला है अनुच्छेद 125 न्यायाधीश का वेतन। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीश का वेतन है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दे रखा है। लोकसभा 50 सदस्य ने लिख कर दिया, फिर 2/3 बहुमत से पारित हुआ, फिर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित हुआ और महाभियोग पारित होने के बाद हटा दिया जाता है। अब देखिए ये महाभियोग कब लाया जाता है? महाभियोग अनुच्छेद 124 के अंतर्गत लाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग अनुच्छेद 124(4) या 124 घ के अंतर्गत लाया जाता है। 124 के सब क्लोज 4 में लाया जाता है, सब क्लोज 4 में। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लाया जाता है अनुच्छेद 124 के सब क्लोज 4 में। अनुच्छेद 124 ए, छोटा वाला ए, ठीक है। तो अनुच्छेद 124 स्मॉल लेटर ए में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति के आयोग का उल्लेख है। जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का उल्लेख किसमें? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 124 ए में है। ये क्या करता है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है वो सुप्रीम कोर्ट को सलाह देने का कार्य करता है। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 124 ए में है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय का गठन है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय का गठन है। हम और पढ़ेंगे आगे। आगे देखिए कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रथम बार राष्ट्रपति सलाह मांगने पर सलाह दे सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट है वो प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा सलाह मांगने पर सलाह दे सकती है और इनकार भी कर सकती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट प्रथम बार राष्ट्रपति को सलाह देने से इनकार कर सकता है तो हाँ, कर सकता है और अपनी मर्जी से सलाह दे भी सकती है। लेकिन दूसरी बार राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह मांगने पर सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय उसे सलाह देने के लिए बाध्य है, अनिवार्य है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह माने या ना माने उसका सब विवेक है।
जब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह देता है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सलाह को माने या ना माने ये उसका सब विवेक है। तो कारण और कथन में एक क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से बन जाता है। कारण कथन है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है और कारण में कुछ और दे दिया जाता है। तो इस प्रकार कथन कारण के क्वेश्चन बनते हैं, ये हम देख चुके हैं। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय का स्वरूप एकीकृत तथा अविभाज्य है। याद रखिए, उच्चतम न्यायालय का स्वरूप एकीकृत है, अपने आप में है, अपने आप में कंप्लीट है। न्यायालय स्वतंत्र है क्योंकि न्यायपालिका के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय आता है। जो न्यायालय न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं इसलिए वो स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र होने के कारण वो एकीकृत होते हैं और अविभाज्य होते हैं, इनका विभाजन नहीं किया जाता। दो राज्यों के बीच किसी भी बात का निर्णय करने का अधिकार सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को है। सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मेन देखिए, मेन बात क्या लिखी है मैंने यहाँ पे, सिर्फ। तो दो राज्यों के बीच किसी भी बात का निर्णय करने का अधिकार सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को है। आगे देखिए, संवैधानिक मामलों और ऐसे मामलों जिनमें विधि के मौलिक प्रश्नों की व्याख्या देनी हो की सुनवाई 5 या इससे अधिक न्यायाधीशों की पीठ, जिसे संवैधानिक पीठ कहा जाता है, द्वारा की जाती है। कहने का मतलब है कि संवैधानिक मामलों और ऐसे मामले जिनमें विधि के मौलिक प्रश्नों की व्याख्या देनी हो। संवैधानिक मामलों से संबंधित, मौलिक प्रश्नों से संबंधित अगर सुनवाई करनी हो तो तब 5 या इससे अधिक न्यायाधीशों की बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक को पीठ कहा जाता है, इसके द्वारा ये बैठक बुलाई जाती है। तो 5-6 न्यायाधीश मिलकर ये संवैधानिक मामलों और मौलिक प्रश्नों पर विचार करते हैं, फैसला देते हैं। अनुच्छेद 124 के सब क्लोज 2। अनुच्छेद 124 के सब क्लोज 2 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेगा। यानी अनुच्छेद 124 सब क्लोज 2 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह लेगा। और बुक में ये भी दे रखा है कि राज्यपाल की भी सलाह लेगा, तो ये भी ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्यपाल की सलाह लेगा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय। अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में होगा, परंतु यह भारत में कहीं और भी स्थापित हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह पर। राष्ट्रपति सलाह देता है, राष्ट्रपति के परामर्श से ये कहीं और भी अपनी सुनवाई कर सकता है। राष्ट्रपति के परामर्श से ये अपने अधिकारों में वृद्धि भी कर सकता है, लेकिन साथ में अगर संसद मना कर देती है तो फिर परामर्श तो राष्ट्रपति का भी मान्य नहीं होगा। आगे देखिए, अनुच्छेद 145 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने क्रियाकलापों एवं प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए स्वयं के नियमों को लागू करने का अधिकार देता है राष्ट्रपति के अनुमोदन के अनुसार। तो स्वयं के नियम भी बना सकता है उच्चतम न्यायालय, तो ये परामर्श से, राष्ट्रपति के परामर्श से। तो राष्ट्रपति के परामर्श से क्या क्या हो सकता है, देखिए, राष्ट्रपति के परामर्श से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश स्वयं के नियम बना सकता है। राष्ट्रपति के परामर्श से उच्चतम न्यायालय के कार्य यानी क्षेत्राधिकार में वृद्धि की जा सकती है। राष्ट्रपति के अनुमोदन से कहीं और भी सुनवाई की जा सकती है। तो राष्ट्रपति के पास काफ़ी न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं।
अगला देखिए, न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है न्यायाधीश को संविधान के प्रावधानों एवं संवैधानिक पद्धति के विपरीत विधायी तथा शासनात्मक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति है। तो क्या कहना चाहता है कि संवैधानिक पद्धति के विपरीत विधायी तथा शासनात्मक कार्रवाई को रद्द करने की शक्ति भी प्राप्त है। यानी संविधान की शक्तियाँ तो प्राप्त हैं ही, साथ में विधायी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, शासन से संबंधित कार्रवाई को रद्द करने की शक्तियाँ भी प्राप्त है, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का वितरण करने, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के विरुद्ध प्रावधान करने आदि शक्तियाँ न्यायाधीश को हैं। संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा भी कर सकता है उच्चतम न्यायालय। तदर्थ न्यायाधीश, अब ये तदर्थ न्यायाधीश क्या है ये हम देखेंगे। सेवानिवृत्त न्यायाधीश हम देख चुके हैं, अब तदर्थ न्यायाधीश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी करने के लिए स्थायी न्यायाधीश के कोरम गणपूर्ति की कमी होती है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है। वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श और राष्ट्रपति की सलाह प्रेषा करता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह पर एक तदर्थ न्यायाधीश है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है, लेकिन इसकी आवश्यकता भी नहीं है। अगर चाहे मुख्य न्यायाधीश तो वो खुद भी कर सकता है, लेकिन ये एक परंपरा सी बनी हुई है कि सलाह ले ली जाती है। अगला देखिए, अनुच्छेद 143 संविधान राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार प्राप्त है। वो 2 बातें कौन कौन सी हैं जिनमें राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? कौन से 2 मामलों में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है? तो पहला है सार्वजनिक महत्ता के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर, यानी सार्वजनिक मामले के महत्व पर। और दूसरा किसी पूर्व संवैधानिक संधि के समझौते पर, प्रण संविदा पर, सनद संबंधी मामलों पर परामर्श ले सकता है। तो सनद संबंधी मामलों पर संविदा पर, संवैधानिक संधि समझौतों पर, सार्वजनिक महत्व के मामलों पर, इन पर अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। तो ये तो था उच्चतम न्यायालय से संबंधित सभी बातें मैंने आपको बता दी हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। अनुच्छेद मैंने सभी नहीं बताए हैं क्योंकि सभी अनुच्छेद इम्पोर्टेंट नहीं हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं वही मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इनसे संबंधित विभिन्न प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे, विभिन्न क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।